दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीबी लैब की ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अब सभी लोगों को पोषण युक्त यानी कि फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। जब बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा और देश के अन्य राज्यों को भी गड़बड़ी रोकने के लिए ये मॉडल अपनाना होगा। इससे बाजार में जाने पर तुरंत ही पता चल जाएगा या खरीदने वाले पर भी कार्रवाई होगी। ये बातें बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विधानंद विकल ने गुरुवार को बेगूसराय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि अभी पोषण और पोषाहार आदि में पोषण युक्त चावल का उपयोग किया जा रहा है, जब अब डीलर के माध्यम से भी सभी लोगों को इसकी सप्लाई होगी। अच्छे क्वालिटी का और पोषण युक्त रहने के कारण सभी लोग खाएंगे, इससे कालाबाजारी भी रुकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनसे सुबह जल्दी सोकर नहीं उठा जाता है। अगर आप भी ऐसे ही कुछ लोगों में शामिल हैं तो फिर आज से ही अपने इस गलत आदत में सुधार कर लें। जिस तरह कम नींद लेने वाले व्यक्ति को सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, उसी तरीके से जरूरत से ज़्यादा यानी कि 7 से 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेने पर भी आपकी सेहत खराब हो सकती है। या तो आइए जानते हैं कि आखिर ज़रूरत से ज़्यादा सोने से व्यक्ति को क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो ज़्यादा देर सोने से व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है और उसका शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जर्नल PLOS में छपी एक स्टडी के मुताबिक 9 घंटे से ज़्यादा नींद लेने से व्यक्ति के शरीर में शुगर का खतरा बढ़ जाता है। जब कई बार ज़्यादा सोने के बाद उठने से सिर में दर्द और भारीपन महसूस होता है। ऐसे में दर्द से आराम के लिए कॉफ़ी का सेवन मददगार हो सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन में छपी स्टडी की माने तो अधिक नींद लेने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जहां इस स्टडी के मुताबिक जो महिलाएं 9 से 11 घंटे की नींद लेती है उनमें दिल के रोग होने की संभावना 38% बढ़ जाती है। जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हाल ही में PLOS में छपी एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा सोना डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, अधिक सोने से व्यक्ति के भीतर सुस्ती बनी रहती है और उसका मन रोजाना काम में नहीं लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पहले सर्वे और बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। मोबाइल कंपनियों की नेटवर्क का सर्वे किया जा रहा है। बिजली कंपनी का आंतरिक आकलन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के काम में शहरी क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा चुनौती है। जहाँ ऐसी संभावना दशहरे के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। जिस एजेंसी को ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम दिया जा रहा है वो ये सर्वे करा रहे हैं कि जिन इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जिम्मा है वहाँ किस एजेंसी का टेलीकॉम नेटवर्क सही तरीके से काम कर रहा है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कंपनी के नेटवर्क के ठीक ढंग से काम करने के कारण किसी एक मोबाइल कंपनी के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का संचालन संभव नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाने वाली कंपनी को इस स्थानीय स्तर पर अपना दफ्तर भी खोलना होगा। इन कार्यों में काफ़ी समय लगेगा। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर के बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। लोगों में ये भ्रम है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चलता है। लोगों को इस तकनीकी तथ्य को समझाया जाएगा कि ये गलत है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चलता है। ये बताया जाएगा कि रिचार्ज कितना आसान है और किस तरीके से ये हमेशा उपलब्ध है। जब बैलेंस खत्म होने से पहले ही किस तरीके से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट आते हैं ये भी बताया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना के तहत दक्षिण बिहार की भागलपुर, बांका, लखीसराय और शेखपुरा जिले में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की विधायिका अब खत्म हो चुकी है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद विधानसभा ने इनकी विधायिका समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही मोकामा से 5 बार लगातार जीतने के बाद उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है। जहां अनंत सिंह की विधायिका खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नंबर गेम को बड़ा झटका लगा है। अब RJD विधायकों की संख्या 79 हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अचानक से बड़ी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। जब पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने से आम जन को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग ने अब तापमान परिवर्तन को लेकर के कुछ समय तक ऐसे ही स्थिति रहने की आशंका जताई है, जिसके कारण अभी 5 दिनों तक बारिश यानी कि भारी बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। यह मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 18 जुलाई के बाद बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मानसून की ट्रफ रेखा दूसरे राज्यों से गुजर रही है, जिसके कारण देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है, बिहार में नहीं। जब वही बिहार, झारखंड, यूपी में लोगों को मानसूनी बारिश के लिए तरसना पड़ रहा है। जब 18 जुलाई के बाद ही बंगाल की खाड़ी में बदलाव हो सकती है। इसके बाद मानसून में उतार चढ़ाव की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रफ रेखा क्या है। तो पाकिस्तान राजस्थान के बीच के क्षेत्र में जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है, तब उससे निकलने वाली रेखा ट्रफ लाइन कहलाती है। ये लाइन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी के साथ दोनों ओर से हवाएं खींचती है। इस वजह से मानसून सक्रिय होता है और बारिश होती है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रफ लाइन रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर के आप भी उनकी मेहनत के कायल हो जाएंगे। दरअसल नवादा जिले के पकड़ी बरवा की 2 सगी बहनें एक साथ दारोगा बन गई है। इससे न केवल उनके घर में बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का आलम है। जब दोनों बहनों ने एक साथ दारोगा भर्ती परीक्षा पास करके बता दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत के दम पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि दोनों बहनें पहले से ही दारोगा बनने का सपना संजो करके रखा था, जिसे अपनी मेहनत के दम पर साकार भी किया। कहते हैं कि जब मन में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो फिर बड़े से बड़े काम को हासिल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले हर बाधाओं को पार करके सफलता हासिल की जा सकती है। जब कुछ ऐसा ही चरितार्थ किया है पकड़ी बरवा की 2 सगी बहनों ने, जब दोनों ने बिहार दारोगा भर्ती की परीक्षा एक साथ पास करके ये साबित कर दी है कि सच्ची लगन एवं मेहनत के बूते किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूजा एवं प्रिया ने शुरू से ही बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना संजोए रखी थी, जिसे उन्होंने अपने मेहनत के दम पर पूरा कर लिया है। जब बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल को जोड़ने वाली सड़कों की पहले चरण का निर्माण अब जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका नाम राम जानकी मार्ग रखा गया है। करीब 240 किलोमीटर लंबे इस सड़क का निर्माण 4 लेन में किया जाएगा। इस लेन के बनने के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा के लिए एक मार्ग मिल जाएगा। राम जानकी मार्ग के पहले चरण में राज्य के सीवान से मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन की सड़क बनेगी। इसकी लागत करीब 1027 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टेंडर आमंत्रित किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस मानसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 35 जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इन जिलों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश में 50% से ज़्यादा की कमी हुई है। इनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, कटिहार और अन्य जिला शामिल है। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो फिर हालात और भी खराब हो जाएंगे। इस मानसूनी सीजन में केवल किशनगंज और अररिया में ही सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई है, जबकि सुपौल में सामान्य से महज 1% अधिक बारिश हुई है। जहाँ 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर ये जिला भी सूखे की चपेट में आ जाएगा। जहाँ अन्य जिलों में या तो बारिश का स्तर सामान्य है या फिर उससे कम है। जल संसाधन विभाग ने बिहार में सूखे की समीक्षा की तो फिर ये हालात सामने आए हैं। जब विभाग ने 1 जून 2022 से अब तक बारिश के आंकड़े का विश्लेषण किया तो फिर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस दौरान पता चला है कि बिहार में अब तक सामान्य से 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुलाई के आंकड़े तो और भी खराब है।
जब मौजूदा महीने में यानी कि जो अभी महीने चल रहा है, इस महीने में बिहार में जितने बादल बरसने चाहिए थे उसमें 86% की कमी दर्ज की गई है। जब दक्षिण बिहार की स्थिति और खराब है, यहाँ जून से अब तक सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। उत्तर बिहार में 26% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के अब तेजी आते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के गुरुवार को अहम बैठक बुलाई गई। जब 6वें चरण में जिस तरीके से बहाली हुई वह सभी को याद है। CTET BTET पास अभ्यर्थी अक्सर आंदोलन करते नजर आते हैं। जहाँ 6वें चरण में कई दिक्कतें आई, जब कई सीटें खाली रह गई थी जिनमें ज़्यादातर महिलाओं की थी। अब सरकार इन्हीं सीट पर 7वें चरण के शिक्षक बहाली निकालने जा रही है। जब 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के गुरुवार को अहम बैठक बुलाई गई। जब बैठक में राज्य भर के डीएम से मांगी गई खाली पड़े पदों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के शेड्यूल जारी करने की तिथि पर भी चर्चा की गई। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में CTET BTET पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जहां अगस्त के पहले सप्ताह से बहाली प्रक्रिया शुरू करने का विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के सबसे पहले प्रारंभिक स्कूलों के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैलने लगा है। बिहार में शुक्रवार को 565 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार में अब कोरोना के सक्रिय मामले 2596 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना प्रदेश का यानी कि बिहार का सबसे संक्रमित जिला है। जब पटना में 178 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमण दर 3.11% हो गई है। जब पटना में सक्रिय मामले 1352 हो गई है। संक्रमण के नए मामलों में पटना के बाद मुजफ्फरपुर, खगड़िया, भागलपुर और बेगूसराय का नंबर आता है। जब मुजफ्फरपुर में 50, खगड़िया में 28, भागलपुर में 25 और बेगूसराय में 24 नए मरीज मिले हैं। जैसे सहरसा में 28, गया में 18, अररिया, अरवल और सारण में 11, जहानाबाद में 13, सुपौल में 10, समस्तीपुर में 9, भोजपुर में 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके पहले इस साल 4 फरवरी को बिहार में 496 संक्रमित मरीज मिल चुके थे। करीब 161 दिन बाद फिर से एक दिन में इतने संक्रमित मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार किसी भी सरकारी कार्यालयों, बैठकों और आयोजनों में प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विमोचन समारोह में किताब या फिर रिपोर्ट में प्लास्टिक से बांधने की परंपरा भी खत्म होगी। जब बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाई रोक को प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया है। जब सभी सरकारी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए मॉडल के रूप में आगे आने को कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए कागज, कपड़ा, पत्तल से बनी वैकल्पिक सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। जहां इसके लिए शहरी निकायों में विकल्प वाले उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने को कहा गया है। मुख्य सचिव की बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की निगरानी से जुड़ा निर्देश जारी किया गया है। इसमें सभी नगर निकायों में निश्चित अंतराल पर नदियों एवं तालाबों में जमा प्लास्टिक कचरे की सफाई सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके साथ ही नगर निकायों को अपने शहरों में नाली के मुहाने पर जाली लगाने को कहा गया है ताकि प्लास्टिक को नदियों और फिर तालाबों में जाने से रोका जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के उस बयान पर बिहार में घमासान मचा हुआ है जिसमें उन्होंने एक तरीके से पीएफआई की आरएसएस से तुलना की थी। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की तुलना राष्ट्र विरोधी और फिर दहशतगर्दी संगठन पीएफआई से कराना दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रविशंकर प्रसाद ने पटना एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब पटना एसएसपी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना एक राष्ट्र विरोधी और फिर दहशतगर्द संगठन पीएफआई से कराना बेहद दुखद है। ये बातें रविशंकर प्रसाद ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो देश प्रेम, उच्च आदर्श और सर्वधर्म सद्भाव का प्रवर्तन करने में लगभग 1 सदी से निष्ठापूर्वक लगा हुआ है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस मुख्यालय ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जल्द ही उनके खिलाफ उचित और गंभीर रिएक्शन लिया जाएगा। जहां उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी एसएसपी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएफआई से आरएसएस की तुलना
आपत्तिजनक है। धर्मनिरपेक्ष भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश में लिप्त पीएफआई के संदिग्ध दहशतगर्दियों की जिम्मेदारी के बाद इस प्रतिबंधित संगठन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जैसे देशभक्त संगठन की तुलना करना निहायत निंदनीय और अज्ञानपूर्वकता है। जब पटना के एसएसपी को ऐसा बयान तुरंत वापस लेना चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि मामला यह है कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पीएफआई का मॉडल वैसा ही था ठीक जैसा आरएसएस की शाखा का होता है। जहां उन्होंने कहा था कि जैसे आरएसएस की शाखा आयोजित की जाती है और लाठी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर यूथ को प्रशिक्षण दे रहे थे और अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडे के माध्यम से ब्रेन वॉश कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी नदी पर 4 लेन फुलोत पुल से होकर के 2024 में आवागमन शुरू होगा। इस पुल को बनाने में सभी तरह की बाधाएं दूर होने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है। ये कोसी नदी पर राज्य में 7वां पुल होगा। इस पुल में 4 लेन चौड़ाई वाले इस पुल में 55 मीटर के 128 स्पेन प्रस्तावित है। इससे मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज, फुलोत, मधेपुरा और सिन्हेश्वर स्थान के साथ सुपौल की पिपरा, सिमराही और बीरपुर के NH 31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम में 1998 दारोगा और 215 सार्जेंट सफल घोषित किए गए हैं। दारोगा के 1998 पदों में 742 महिलाएं भी सफल हुई है, जबकि सार्जेंट के 215 सफल आवेदकों में 84 महिलाएं हैं। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध 6 लाख से अधिक आवेदकों की 2 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 47,900 आवेदक सफल हुए थे, जिनके लिए 24 अप्रैल को 2 पालियों में मुख्य परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 6 मई 2022 को जारी हुआ। इसमें 14,856 आवेदक सफल घोषित किए गए। जब महिलाओं का कट ऑफ मार्क 142 रहा। इनकी दानापुर के बीएस कॉलेज परिसर में 10 जून से 26 जून तक शारीरिक जांच परीक्षा ली गई। जब गुरुवार को इनका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों को परंपरागत खेती को छोड़ करके उद्यानिकी और फिर मसाले फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी सरकार से सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए बिहार के किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। जहाँ बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में 10 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुकूल होने से ड्रैगन फ्रूट की अच्छी पैदावार हो रही है, वो भी बेहतरीन किस्म के फल, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से इस खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र के विस्तार के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। तो अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो फिर सरकार की तरफ से आप 50% सब्सिडी लेकर के ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं और अपनी कमाई में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जब पीर बहौर में 8 सदस्यीय स्पेशल टीम छापेमारी करने पहुंची। जब पीएफआई के मिशन 2047 साजिश मामले में यह छापेमारी की गई है। जब पटना के पीएफआई के संदिग्ध पकड़े जाने के बाद से लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एटीएस की टीम ने आज एक बार फिर से पटना में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एटीएस की टीम आज पीर बहौर के सब्जी बाग में छापेमारी के लिए पहुंची। दरअसल यहां पर पीएफआई का दफ्तर है, यहीं पर एटीएस की 8 सदस्यीय टीम ने रेड मारी है। पीएफआई द्वारा साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश के खुलासे के बाद लगातार एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 3 और लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। जब भागलपुर, गया, आरा, मधेपुरा, मुंगेर जैसे कई शहरों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। हालांकि राजधानी पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे कुछ शहरों में तेल कंपनियों ने ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है। यहाँ तेल के दाम में हल्का गिरावट आई है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे और डीजल में 24 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जब गया में भी पेट्रोल और डीजल 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके अलावा भागलपुर, आरा,
खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सासाराम, समस्तीपुर, शिवहर और बेतिया में भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जब वहीं पटना में पेट्रोल और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार को तय 21 पैसे प्रति लीटर की गिरावट हुई है। पूर्णिया में भी तेल की कीमत में 12 पैसे प्रति लीटर कम हुई है। जहाँ इसके अलावा बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, कटिहार, सहरसा, छपरा, सीवान और हाजीपुर में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। वहीं जहानाबाद, लखीसराय और शेखपुरा में तेल की कीमतें स्थिर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इन स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने की जगह पिछले कुछ दिनों से कुछ स्कूलों में शिक्षकों के पहने जाने वाले कपड़ों पर आपत्ति जताने के मामले जरूर सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले लखीसराय जिले में जिलाधिकारी के एक बुजुर्ग शिक्षक को छात्रों के सामने सिर्फ इसीलिए फटकार लगा दी क्योंकि वे स्कूल में कुर्ता पाजामा पहने हुए थे। जहाँ अब शिक्षकों के पहनावे को लेकर के हाजीपुर में भी एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने सभी शिक्षकों के जींस पहनकर के स्कूल आने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोई शिक्षक टी शर्ट पहनकर भी स्कूल नहीं जा सकेगा। हाजीपुर के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने आदेश जारी करके शिक्षकों को फॉर्मल पैंट और फुल या फिर हाफ शर्ट में ही स्कूल में शिक्षण कार्य करने का निर्देश दिया है। डीओ ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को जारी आदेश में लिखा गया है कि आए दिन इंटरनेट मीडिया में विद्यालयों में पठन पाठन की अवधि में शिक्षकों के कुर्ता पाजामा, जींस, टी शर्ट पहन करके कक्षा संचालन करने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। जब पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है कि समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक न सिर्फ विद्यालय में बल्कि विद्यालय अवधि के बाद भी छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन की भूमिका में होते हैं। इसलिए विद्यालय अवधि में फॉर्मल पैंट, फुल या फिर हाफ शर्ट में ही विद्यालय में पठन पाठन कार्य करें ताकि उनकी सौभाग्य एवं शिष्टता बच्चों के लिए भी अनुकरणीय बन सके। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के केरल राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। जब यूएई से आए एक यात्री में मंकी पॉक्स मामले की सूचना मिली है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही ये शख्स यूएई गया था। वहां से आने के बाद ही उनके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे थे। जब उसका टेस्ट करवाया गया तो फिर शख्स पॉजिटिव निकला। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के बारे में नए निर्देश दिए हैं। ये घाव शरीर के तरल पदार्थ, सांसों की बूंदों के साथ लंबे समय तक संपर्क और दूषित सामग्री के निकट आने से फैलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। जहां ऑफिस के काम से लेकर के ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने तक का काम लोग मोबाइल से करते हैं। जहां मोबाइल में लोगों के बहुत से राज भी छिपे होते हैं। इसी वजह से लोग मोबाइल को खुद को कभी दूर नहीं करते हैं और फ़ोन में लॉक लगा करके रखते हैं। यहाँ तक कि कई लोग रात को सोते समय भी मोबाइल को अपने पास में रख करके सोते हैं। जहाँ कई लोगों की आदत होती है कि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल देखते हैं और नींद आने पर उसे अपने सिरहाने के बगल में रख करके सो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, इससे आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन को अपने सिरहाने पर रख करके सोने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। ऐसा करने के दौरान आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपको गंभीर बीमारियां दे रहा है। जब ब्रिटेन की एक्सविटर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली विकिरणों से कैंसर और नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी का कहना है कि स्मार्टफोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों बहुत खतरनाक होती है। रिसर्चकर्ताओं ने इससे निकलने वाले विकिरणों को कार्सियोसोजन यानी कि कैंसरकारी तत्वों की श्रेणी में रखा है। ICRA ने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल कान और मस्तिष्क में ट्यूमर पनपने की वजह बन सकता है। साथ ही इसके आगे चल करके कैंसर का रूप लेने की भी संभावना बढ़ती है। साल 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का नपुंसकता से भी सीधा संबंध है। इसके साथ ही रिसर्चकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन को पैंट की जेब में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शुक्राणुओं का उत्पादन घटता है। इसके अलावा अंडागुनाओं को निषेचित करने की गति भी धीमी पड़
बढ़ जाती है। यदि आप फ़ोन को तकिए के नीचे रख करके सोते हैं तो भी ये खतरनाक हो सकता है। कई बार स्मार्टफोन के ज़्यादा गर्म होकर के फटने की संभावना भी रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक एक बहुत ही खतरनाक तत्व है और अब ये हमारे फूड चेन में भी घुस चुका है। ये कहना है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष का। जहां एक न्यूज़ चैनल के साथ खास बातचीत में प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने कहा है कि सरकार ही नहीं बल्कि लोग भी जागरूक हो तो फिर इससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। दरअसल बिहार के 2 जिलों में खेतों एवं फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिलने से पर्यावरणवादियों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि इनकी मौजूदगी कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा है कि हाल के अध्ययनों में यानी कि रिसर्चों से बिहार के 2 जिले भागलपुर और बक्सर में खेतों के साथ साथ फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का पता चला है। ये गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल सीमा के दोनों तरफ नोट बदलने वाले धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। जब रक्सौल में करेंसी एक्सचेंज का अधिकृत केंद्र नहीं होने से धंधेबाज 5% कमीशन पर भारतीय और नेपाली नोट बदलते हैं। जब वहीं नेपाल के वीरगंज में अधिकृत रूप से सरकारी स्तर पर 2000 नेपाली रुपये तक ही बदलने की सुविधा है, लेकिन मिली भगत करके अधिक रुपये बदले जाते हैं। यही कारण है कि रक्सौल से कई लोग नोट बदलने वीरगंज तक चले जाते हैं। एक पखवाड़े के भीतर नेपाल से 4 जगहों पर जब्त हुई 30 लाख नेपाली करेंसी के साथ पकड़े गए 6 लोग रक्सौल और आसपास के ही थे। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में अधिकतर पर्यटक नेपाल से आते हैं। वे नेपाल मुद्रा में खरीदारी करते हैं। उस रुपये को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की कई व्यवस्थाएं नेपाल में उसे भारतीय मुद्रा में परिवर्तन कराने के लिए धंधेबाजों का सहारा लेते हैं। इस दौरान ये पकड़े जाते हैं। इसमें अवैध कारोबार से हासिल किए गए मुद्रा के आरोप में मामला दर्ज होता है। बीते बुधवार को नेपाल पुलिस ने 20 लाख नेपाली रुपए के साथ रक्सौल निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि खबर पटना से जुड़ी है, जहां मुसल्लापुर मोहल्ला में स्थित एक कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और विस्फोट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मुसल्लापुर मोहल्ला में स्थित मेहता क्लासेस में कोचिंग संचालक और छात्र चैम्बर में बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ लड़के चेहरे पर रुमाल बांध करके वहां पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने पूरे चैम्बर में रखे सामान को लाठियों से मार मार करके तोड़ दिया। जब वहीं एक युवक ने चैम्बर में बम फेंका। यह घटना बीते गुरुवार रात 8 बजे के आसपास की है। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें 3 युवक कोचिंग पहुंचते हैं। इसमें 2 युवक लाठी से कोचिंग के गेट के शीशे को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। इसके बाद संचालन के टेबल पर भी तोड़फोड़ करते हुए कंप्यूटर के मॉनिटरिंग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं हाफ पैंट पहने एक युवक के चैम्बर के अंदर बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पहले सामने की दीवार से टकराता है, फिर दूसरी साइड में जाकर के विस्फोट होता है। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हुई है कि यह घटना क्यों हुई और तोड़फोड़ करने वाले लड़के कौन थे। मामले की जांच भी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में गैस कनेक्शन लेने पर तेल कंपनियों के द्वारा 50 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। यह खबर के अनुसार रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां सभी ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती है। जब खाना बनाने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो फिर सरकार सिलेंडर पर 50 लाख रुपए का कवर देती है। आपको बता दो कि एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या फिर ब्लास्ट के चलते बिहार में कई जिलों में अक्सर लोगों की जान चली जाती है या फिर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों को बीमा उपलब्ध कराती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या फिर ब्लास्ट के चलते नुकसान होता है तो फिर सरकारी वेबसाइट mylpg.in यानी कि https://mylpg.in पर विजिट करके बीमा क्लेम कर सकते हैं और फिर तेल कंपनियों से बीमा का लाभ ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। जब दुर्घटना से पीड़ित प्रति व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इलाज खर्च के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। जब अगर एक से अधिक व्यक्ति को नुकसान होता है तो फिर प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं मौत होने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर के रूप में प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। जहां यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड मोटरवेज ने 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है।
इस नए नियम के बाद अब आप बिना गाड़ी चलाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब अब आपको आरटीओ कार्यालय में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ऐसे में अब जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन्हें पहले ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए जिनको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उन्हें ऐसे सेंटर में पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ये सेंटर ही आवेदक का टेस्ट लेंगे जिसे पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ये सेंटर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके बाद ही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की वैधता 5 साल की होगी, जिसे उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर ही लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए आरटीओ में जाकर के कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इन सेंटर्स में प्रैक्टिकल और फिर थ्योरी और दोनों की ही तरह की शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए समय समय पर बेहतरीन योजनाएं लेकर के आती है। इस बार केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ई नाम राष्ट्रीय बाजार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। ये एक ऑनलाइन कारोबार मंच है। सरकार का ये प्रयास भारत में कृषि जिन्सों कृषि व्यवसायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना चाहती है ताकि किसानों को बाजार ना जाना पड़े और बिचौलियों पर निर्भर ना होना पड़े। उन्होंने एक विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि उपज की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया है। यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में फसलों का डेटाबेस बनाते हैं तो फिर आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में हम तुरंत मुआवजा प्रदान कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मिशन के तौर पर काम कर रही है। जब सरकार मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से दुनिया भर में के बाजारों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पूरा साल समर्पित करने का आग्रह किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे की पोल फिर से खुल गई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग 2022 जारी किया है। इसमें IIT मद्रास को समग्र शैक्षणिक संस्थानों का श्रेणी में टॉप स्थान पर मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु रहा है। इस रैंकिंग में केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये ढांचा देश भर के शिक्षा संस्थानों को कई श्रेणियों में बांटता है। जब पिछले साल भी IIT मद्रास इस सूची में नंबर 1 पर था, लेकिन बिहार के किसी भी शिक्षण संस्थान को इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह नहीं मिली है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के तहत इंडियन रैंकिंग 2022 11 अलग अलग श्रेणियों ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित नया टोला इलाके में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। सुरक्षा बलों ने मौके से रिटायर्ड दारोगा सहित 3 दहशतगर्दों को दबोच लिया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बड़ा खेल यहां से चल रहा था। जब मामले की जानकारी देते हुए पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि 26 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जब पटना, दरभंगा समेत अन्य जिलों के लोग इसमें शामिल है। अभी तक पाकिस्तान का कनेक्शन सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया है कि RSS की तरह यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि फुलवारी शरीफ मामले में कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के ही हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर कर्नाटक के रहने वाले हैं। अभी अनुसंधान जारी है। शारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट के नाम पर यूथ को ट्रेनिंग देने का काम चल रहे थे। छापेमारी के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संपूर्णता और अखंडता के विरुद्ध भी टिप्पणियां थी। गिरफ्तार लोगों के बैंक अकाउंट की भी जानकारी दी गई है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह भी बताया है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया है। जहाँ तमिलनाडु और केरल के 12 लोग शामिल थे, जहाँ सभी से पूछताछ की जा रही है। 26 नामजद लोगों में पटना, दरभंगा समेत दूसरे जिलों के लोग शामिल है। जहाँ
ऑफिस में छापेमारी के दौरान हाजिरी रजिस्टर्ड मिले हैं, जिसमें मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ है। इस रजिस्टर्ड की भी जांच की जा रही है। अरमान मलिक नामक शख्स भी फुलवारी का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। वह मीटिंग में शामिल होता था। जो भी इस मामले में संलिप्त है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का। दोस्तों बात करते हैं कि लंबे समय से कैंसर एक ऐसी बीमारी बनी हुई है जिसका पूरी तरीके से कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है। जहाँ देश में हर साल लाखों लोग इस बीमारी की वजह से, यानी कि कैंसर की बीमारी की वजह से अपना जान गंवा देते हैं। जहाँ WHO के मुताबिक दुनिया में होने वाली हर 6वीं मौत की वजह कैंसर बन रहा है। साल 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। वैसे तो कैंसर होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉन वेज का कम सेवन और शाकाहारी डाइट अपना करके कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसका खुलासा एक हालिया स्टडी में हुआ है। इसके बारे में विस्तार से भी हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो बात करते हैं कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट्स के मुताबिक BMC मेडिकल ने कैंसर को लेकर के एक स्टडी फरवरी 2022 में ऑनलाइन प्रकाशित की थी। इस स्टडी में कहा गया था कि लोगों को कैंसर का खतरा टालने के लिए नॉन वेज कम से कम खाना चाहिए। इस स्टडी के रिसर्चकर्ताओं ने 40 से 70 वर्ष की आयु के लगभग 4,72,000 वयस्कों से स्वास्थ्य डेटा इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाला है। स्टडी में शामिल लोगों ने बताया है कि उन्होंने हर सप्ताह कितनी बार मीट, बीफ, लैब, पोर्क या फिर पोर्क खाया था। इसके अलावा कितने दिन उन्होंने केवल मछली खाई या फिर शाकाहारी डाइट ली थी। रिसर्चकर्ताओं ने करीब 11 साल तक इन स्टडी में शामिल होने की निगरानी करके डेटा इकट्ठा किया और फिर कई लुक चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। स्टडी के रिजल्ट में पता चला है कि हर दिन नॉन वेज खाने वाले लोगों की तुलना में हर वीक 5 बार या फिर उससे कम मीट खाने वाले लोगों में कैंसर का जोखिम 2% कम था। जब सप्ताह में केवल मछली खाने वाले में ये जोखिम 10% कम था। खास बात ये रही है कि जिन लोगों ने सिर्फ शाकाहारी यानी कि सब्जी के साथ खाना खाया उनमें कैंसर का खतरा 14% कम निकला। जब रिसर्चकर्ताओं ने पाया है कि जिन लोगों ने प्रति सप्ताह 5 बार से अधिक मीट नहीं खाया उनमें 5 बार से अधिक मांस खाने वालों की तुलना में कोलन कैंसर का 9% कम जोखिम था। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन पुरुषों में 20% कम था जो केवल मछली खाते थे और उन पुरुषों की तुलना में 31% कम था जो शाकाहारी आहार का पालन करते थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्टडी से कैंसर होने के प्रत्यक्ष कारणों का सीधे तौर पर पता नहीं चला है। हालांकि अब तक कई रिसर्च में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए शाकाहारी अपनाने की बात सामने आ चुकी है। तो अगर आप भी ऐसे में नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप समझ जाइए। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल की संसद ने बुधवार को देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA पारित कर दिया है, जिस पर 2 साल से अधिक वक्त से चर्चा चल रही थी। इस विधेयक यानी कि बिल पर 2020 से प्रतिनिधि सभा में चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ प्राविधानों मुख्यतः नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं के नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल की प्रतीक्षा अवधि को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच मतभेद को लेकर के ये विधेयक अटका हुआ था, लेकिन अब जाकर के ये बिल पास किया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।